हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है जलालुद्दीन खिलजी। ये जो टॉपिक है बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत का इतिहास से लिया गया है। इस टॉपिक में आज हम लोग जलालुद्दीन खिलजी के राज्यारोहण, उसके शासनकाल की प्रमुख घटनाएं, उसकी गृह नीति, उसके द्वारा किए गए प्रमुख अभियान और उसका अंत और उसके द्वारा राजत्व की जो नीति अपनाई गई, इन सब के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी के साथ ही खिलजी वंश की शुरुआत होती है। दूसरे शब्दों में जलालुद्दीन खिलजी को खिलजी वंश का संस्थापक कहा जाता है या वो थे संस्थापक। इनका जो शासनकाल है वो 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा, यानी खिलजी वंश की जो शुरुआत होती है वो 1290 ईस्वी में हुई। खिलजियों से पहले जितने भी शासक हुए सभी तुर्क वंश से संबंधित थे, यानी प्रजातीय आधार पर देखें तो तुर्क शासक हुए, लेकिन खिलजी पहला वंश था जो तुर्कों से संबंधित नहीं था। खिलजियों से पहले जितने भी तुर्क शासक हुए उनके समय में रक्त की श्रेष्ठता पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता था, यानी जितने भी जो पद दिए जाते थे वो सब भी तुर्क नस्ल से संबंधित जो लोग होते थे उनको महत्वपूर्ण पदों पर आसीन किया जाता था। अन्य जो मुस्लिम वंश होते थे या भारतीय मुसलमान हुआ करते थे या हिंदू हुआ करते थे, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था। उनको श्रेष्ठ पदों पर आसीन नहीं किया जाता था या ऊंचे पदों पर आसीन नहीं किया जाता था। खिलजियों के साथ यहाँ परिवर्तन होता है और जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा उदारवादी शासन की स्थापना की जाती है, जिसका आधार प्रजातीय नहीं था, यानी नस्ल के आधार पर, तुर्क नस्ल के आधार पर इस शासन की स्थापना नहीं की गई थी या पदों का वितरण जो है वो नहीं किया जाता था, बल्कि सभी वर्गों को योग्यता के आधार पर पद वितरित किए गए या शासन में शामिल किया गया। ये जो नया परिवर्तन आया इसी को खिलजी क्रांति कहते हैं। जलालुद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वो 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा, जैसे कि स्लाइड में दिखाया गया है। सबसे पहले अगर जलालुद्दीन खिलजी के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी एक योग्य सैनिक था और उत्तर पश्चिम भारत की जो सीमा है जहाँ से विदेशी आक्रमणकारी भारत में प्रवेश किया करते थे, इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से ये जो उत्तर पश्चिमोत्तर भारत है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है हमेशा से सामरिक दृष्टि से। और यहाँ पर जो है कुशल सेना नायकों की हमेशा से नियुक्ति की जाती रही है, चाहे वो लाहौर, मुल्तान, समाना इत्यादि के सूबेदार रहे हों, उन सभी को योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाता था। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है बलबन के समय से ही उत्तर पश्चिमी सीमा पर एक मुख्य सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पता चलता है कि वो कितना कुशल सेनापति था। मंगोलों के साथ उसने अनेक युद्धों में भाग लिया और बहुत ही साहस, वीरता और शौर्य का जो है परिचय दिया। जब कैकुबाद गद्दी पर बैठा तो कैकुबाद के समय में प्रशासन का पुनर्गठन किया गया और जलालुद्दीन जो है उसको यहाँ उत्तर पश्चिमी सीमा से बुला करके आरिज़े मुमालिक के पद पर नियुक्त किया गया। आरिज़े मुमालिक जो है वो दीवाने अर्ज का प्रमुख होता था, ये सैन्य विभाग होता था, यानी सेना का प्रमुख सेनापति सुल्तान हुआ करता था, लेकिन जो सेना का जो विभाग होता था उसका जो प्रमुख होता था उसे आरिज़े मुमालिक कहा जाता था। तो इस पद पर जलालुद्दीन की नियुक्ति की गई। जलालुद्दीन को बरन की सूबेदारी दी गई और शाइस्ता खां की उपाधि भी इसी समय उसको कैकुबाद ने प्रदान की। कैकुबाद के बाद क्यूमर्स को सिंहासन पर बिठाया गया। खिलजी वंश के और भी बहुत से लोग जो हैं जलालुद्दीन के साथ दिल्ली आए थे और इन लोगों ने जो है षड्यंत्र करके कैकुबाद को गद्दी से हटाया और क्यूमर्स को, जो बहुत अल्पवयस्क था, बहुत कम उम्र में गद्दी पर बिठाया गया और क्यूमर्स का संरक्षक जो है जलालुद्दीन स्वयं बना। कुछ समय पश्चात, लगभग 3 महीने पश्चात, कैकुबाद और क्यूमर्स दोनों की हत्या कर दी गई और जलालुद्दीन जो है उसने अपना राज्याभिषेक किया किलोखरी के किले में। ये किला जो है कैकुबाद के द्वारा ही निर्मित करवाया गया था, दिल्ली से कुछ दूरी पर स्थित है। तो इस किले में जो है जलालुद्दीन ने स्वयं का राज्याभिषेक किया, खिलजी वंश की स्थापना हुई और जलालुद्दीन खिलजी इसके प्रथम शासक बने।
शासक बनने के पश्चात जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा जो प्रमुख कदम उठाए गए वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला जो है, उसने जितने भी महत्वपूर्ण पद हुआ करते थे उन सभी पदों पर या तो अपने परिवारजनों की नियुक्ति कर दी या तो अपने बहुत महत्वपूर्ण विश्वस्त जो अधिकारी थे उसके तहत उनकी नियुक्ति जो है इन पदों पर की गई। जैसे अलाउद्दीन खिलजी जो उसका भतीजा था उसको अमीर तुजुक के पद पर नियुक्त किया गया। उसके जो पुत्र थे उनको मुल्तान, अरकली खां उसका जो बड़ा दूसरा पुत्र था उसको मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया गया। किसी को आरिज़ ममालिक के पद पर नियुक्त किया गया। अमीर हाजिब के पद पर अहमद चप को नियुक्त किया गया, वो भी उसका एक संबंधी था। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण पद जो थे वो अपने विश्वसनीय अधिकारियों और परिवारजनों को उसने प्रदान किए जो उसके सपोर्ट सिस्टम बने। दूसरा, इससे पूर्व जितने तुर्क अधिकारी थे उनके प्रति उसने नर्म नीति या विनम्र नीति जो है उसको अपनाया, यानी उनको पदों से नहीं हटाया गया और उनके प्रति जो है उदारता की नीति अपनाई गई। शासन में इसने बहुत कम हस्तक्षेप किया ताकि शांति जो है वो बनी रहे, लोगों में आपस में संघर्ष ना हो, इन अधिकारियों में आपस में संघर्ष ना हो। इसके अतिरिक्त इससे जस्ट पहले बलबन जो था उसने शक्ति के आधार पर और सेना की आधार पर जो है शासन कार्य किया था, जिसे रक्त और लोह की नीति कहते हैं। तो उस रक्त और लोह की नीति के स्थान पर जलालुद्दीन जो था उसने उदार नीति को अपनाया, उदार प्रशासन की स्थापना की। वह एक मुख्य सेना नायक रहा था सुल्तान बनने से पूर्व, लेकिन सुल्तान बनने के बाद उसने शांति और करुणा की जो नीति है उसको अपनाया, यानी बहुत ज़्यादा युद्ध और बहुत ज़्यादा सैन्य अभियान जो है इसके समय में नहीं किए गए। इसी नीति की वजह से बहुत सारे खिलजी अधिकारी जो थे वो सुल्तान के विरोधी हो गए, क्योंकि उनका मानना था कि जो सल्तनत है उसे सिर्फ शक्ति के आधार पर ही या सैन्य शक्ति जो है उसके आधार पर ही बनाए रखा जा सकता है और उसका विस्तार किया जा सकता है। और सुल्तान की जो ये नीति थी उदारता की, उसको उन्होंने उसकी कमजोरी माना, उसकी दुर्बलता का प्रतीक माना। कुछ और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं में मलिक छज्जू का विद्रोह जो है वो एक प्रमुख घटना मानी जाती है। मलिक छज्जू जो है बलबन का भतीजा था और ये कड़ा जो क्षेत्र है उसका सूबेदार नियुक्त किया गया था। इसने वहाँ विद्रोह कर दिया दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार करने के लिए, और सुल्तान जो है स्वयं सेना लेकर के इसका सामना करने के लिए गया और इसका बेटा जो था सुल्तान का अरकली खां, वो भी सुल्तान के साथ गया और अरकली खां ने जो है छज्जू खां को पराजित करके बंदी बना लिया। अब यहाँ फिर से उदारता की नीति पर ध्यान दें तो इसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए थी अगर विद्रोह किया तो, लेकिन सुल्तान जो है उसने मलिक छज्जू को क्षमा कर दिया और मुल्तान भेज दिया और कड़ा और मानिकपुर की जो सूबेदारी है वो अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दी। तो सुल्तान जो है उसने क्षमा कर दिया, कोई विद्रोह करने पर कोई दंड उसको जो है नहीं दिया। इस नीति की भी सुल्तान के जो अधिकारी थे उनके द्वारा आलोचना की गई। इसके अतिरिक्त सुल्तान की फिर उदारतापूर्ण नीति जो है हमें दिखाई देती है जब उसने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जो है ठग जो थे बड़ी संख्या में बढ़ गए थे, यहाँ चोरी डकैती जैसी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, अपराध बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो इनको सुल्तान ने इनके प्रति जो नीति अपनाई, इनको बंदी बना करके या इनको पकड़ करके, और कहते हैं कि नाव में बिठा करके यानी नदी मार्ग से इनको बंगाल की ओर भेज दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि जब ये चोर ठग डाकू जो थे बंगाल पहुंच गए तो बंगाल में अपराधों की संख्या जो है बहुत बढ़ गई। तो ये जो नीति अपनाई गई उसकी भी बहुत ज़्यादा आलोचना जो है की जाती है कि सुल्तान ने उन्हें क्षमा कर दिया और एक नया अवसर प्रदान किया, एक नए स्थान पर नया जीवन बिताने का, लेकिन चोर डाकुओं ने वहाँ जा कर के और अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी। तो ये भी कहेंगे कि यथार्थवादी नीति नहीं थी सुल्तान की, उन्हें कठोर दंड दिया जाना था लेकिन यहाँ उदारतापूर्ण उन्हें क्षमा कर दिया गया। एक महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन जो देखा जाता है जलालुद्दीन की उदारतापूर्ण नीति के विरोध में, यानी कठोर नीति की उसके द्वारा पालना की गई, सिद्दी मोला का जो षड्यंत्र हुआ उसके खिलाफ
सिद्दी मौला जो है एक फ़ारसी संत थे और इनके बहुत सारे अनुयायी थे, और जब सुल्तान जो है वो बहुत उदारतापूर्ण नीति अपना रहा था तो लोग इसके खिलाफ हो गए, और सिद्दी मौला का क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रभाव था तो लोगों ने उसे सुल्तान बनाने का प्रयास किया और दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करने का षड्यंत्र रचा गया, ऐसा कहा जाता है। जब सुल्तान को इसकी सूचना मिली तो सुल्तान के द्वारा बिल्कुल कठोर नीति का पालना की गई, और सुल्तान का जो पुत्र था उसके द्वारा सिद्दी मौला को जो है पकड़ लिया गया, और अरकली खां ने जो है सिद्दी मौला को हाथी के पैरों के तले कुचलवा दिया गया। यहाँ एकदम शिफ्ट देखते हैं हम उसकी उदारतापूर्ण नीति से, उसने इस षड्यंत्र को कठोरता से दबाया। अब हम देखेंगे जलालुद्दीन के द्वारा जो विजय अभियान किए गए। हमने ऑलरेडी कहा कि वो अपने समय में एक कुशल सेनापति था, मंगोलों के खिलाफ उसने बहुत सारे जो अभियान थे उनमें मंगोलों का सामना किया। तो सबसे पहला अभियान सुल्तान बनने के बाद जलालुद्दीन के द्वारा रणथंबोर पर किया गया। रणथंबोर में चौहान वंश के राणा हमीर का शासन था इस समय, और हमीर जो है उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी। सुल्तान ने स्वयं इस अभियान का नेतृत्व किया, लेकिन इस दुर्ग पर रणथंबोर का जो किला था वहाँ पर अधिकार करने में वो असफल रहा और वापस दिल्ली लौट गया। रीज़न ये बताया जाता है, सुल्तान का ये कहना था कि एक किले के लिए वो बहुत सारे मुसलमानों के जीवन से समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए हर मुसलमान का एक बाल तक भी बहुत कीमती है। लेकिन कहा जाता है कि इस रणथंबोर के किले को जीतने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा था, और सुल्तान इतने समय तक दिल्ली से दूर नहीं रहना चाहता था, इसीलिए वो वापस दिल्ली लौट गया। इन शॉर्ट ये अभियान जो है वो असफल रहा। 1292 ईस्वी में दूसरा अभियान किया गया, सैन्य अभियान मंडोर क्षेत्र पर, और मंडोर पर यहाँ इसने अपना अधिकार जो है वो कर लिया। ये दो ही सैन्य अभियान जलालुद्दीन खिलजी के समय में किए गए स्वयं के द्वारा। दो अन्य सैन्य अभियान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसके समय में किए गए। 1293 ईस्वी में भिलसा, विदिशा जिसका दूसरा नाम है, यह मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र है, तो भिलसा और देवगिरी इन दोनों क्षेत्रों पर जो है आक्रमण किए गए। मुख्य रीज़न था बहुत सारे खिलजी अधिकारी जो थे या खिलजी अमीर जो थे वो सुल्तान की नीतियों से असंतुष्ट थे, और सुल्तान को हटा करके अलाउद्दीन खिलजी को जो है वो सुल्तान बनाना चाहते थे। तो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को उकसाया, और अगर विद्रोह करना है तो उसके लिए शक्ति यानी सेना की आवश्यकता होगी, और सेना को वेतन देने के लिए धन की आवश्यकता होगी। और अलाउद्दीन ने ये सुना कि दक्षिण भारत का जो ये क्षेत्र है भिलसा और देवगिरी वाला, यहाँ बहुत ज़्यादा धन जो है वो प्राप्ति हो सकती है। तो सेना के लिए धन की प्राप्ति करने के लिए इन दोनों जगहों पर जो है अलाउद्दीन के द्वारा सैन्य अभियान किए गए, और ये काफ़ी सफल रहे सैन्य अभियान, और बहुत बड़ी मात्रा में जो है लूट वहाँ से इनको प्राप्त हुई अलाउद्दीन खिलजी को, और इस लूट के बल पर ही आगे चलकर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या का षड्यंत्र जो है वो रचा गया। 1292 ईस्वी में मंगोल आक्रमण भी हुआ जलालुद्दीन खिलजी के समय में पंजाब वाले क्षेत्र पर, और अब्दुल्ला के नेतृत्व में यह आक्रमण हुआ था, और इस आक्रमण को विफल कर दिया गया था। और उलुग खां के नेतृत्व में, मंगोल था उलुग खां, उसके नेतृत्व में लगभग 4000 मंगोल जो हैं उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और भारत में बसना स्वीकार किया, और ये दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्रों में इनको सुल्तान के द्वारा बसने की अनुमति प्रदान की गई। उलुग खां के नेतृत्व में ये जो मंगोल भारत में बसे परमानेंटली, स्थायी रूप से, इन्हीं को नव मुसलमान कहा जाता है। तो जलालुद्दीन खिलजी के समय की एक महत्वपूर्ण घटना है कि 4000 मंगोल जो हैं वो भारत में बसे, इन्हें नव मुसलमान कहा गया। ऑलरेडी बताया मैंने कि अलाउद्दीन खिलजी को जो है बहुत से खिलजी अधिकारियों का, पदाधिकारियों का, अमीरों का समर्थन प्राप्त था। ये लोग जलालुद्दीन की नीतियों से असंतुष्ट थे, और इसीलिए अलाउद्दीन के नेतृत्व में इन्होंने जलालुद्दीन को गद्दी से हटाने का षड्यंत्र किया। दिल्ली में अलाउद्दीन का भाई उलुग खां उसका एक विश्वस्त था, उसके हितों का संरक्षक था, और इस उलुग खां ने ही जलालुद्दीन खिलजी को कड़ा जाकर के अलाउद्दीन से मिलने के लिए तैयार किया। जब अलाउद्दीन
देवगिरी का अभियान किया। अलाउद्दीन ने 2 अभियान किए, भिलसा और देवगिरी। तो भिलसा के अभियान के लिए उसने सुल्तान से अनुमति प्राप्त की थी और जो लूट का माल प्राप्त हुआ था उसमें से कुछ हिस्सा दिल्ली भी भेजा। लेकिन जब देवगिरी का अभियान किया तो सुल्तान की अनुमति के बगैर ही ये अभियान किया गया। और जब अहमद चप, जो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का एक प्रमुख अधिकारी था, उसने सुल्तान को ये सलाह दी कि जब अलाउद्दीन वापस लौट रहा था तो उसको ग्वालियर के समीप ही सुल्तान के द्वारा रोका जाए और उससे लूट का जो माल है वो प्राप्त किया जाए। लेकिन अलाउद्दीन का जो ये भाई था उलुग खां, ये दिल्ली में रहता था, दिल्ली में ही पद पर नियुक्त था। तो इसने सुल्तान को तैयार किया कि अलाउद्दीन जो है भयभीत है सुल्तान से अभी, और इसीलिए सुल्तान स्वयं कड़ा जाए और उससे मिले और वहाँ से लूट का माल भी प्राप्त कर ले। जलालुद्दीन खिलजी ने उसकी सलाह मानी और वो स्वयं कड़ा गया। कहते हैं कि कड़ा जाने पर ही उसकी अलाउद्दीन से मिलने पर उसकी हत्या जो है वो कर दी गई। और इस प्रकार 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन का वध कर अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का दूसरा शासक बना और गद्दी पर बैठा। अगर जलालुद्दीन खिलजी के शासन का मूल्यांकन करें तो कहा जा सकता है कि बलबन की जो नीति थी उससे थोड़ा सा शिफ्ट करके, उससे थोड़ा सा अलग नीति इसने अपनाई और उदारतापूर्ण नीति अपना करके इसने शासन किया और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की नीति इसके द्वारा अपनाई गई। ये स्वयं एक उत्कृष्ट सेना नायक था, लेकिन सुल्तान बनने के बाद इसने शांतिपूर्ण नीति का जो है पालन किया और इसी वजह से इसकी ये जो उदार नीति थी वो इसकी दुर्बलता का प्रतीक मानी गई। और अंत में इसी वजह से असंतुष्ट होकर के अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में खिलजी जो सरदार थे उनके द्वारा षड्यंत्र कर इसकी हत्या कर दी गई।